नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें अभी तक हमने 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम को डिस्कस कर लिया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीपीएससी 67 कैंसिल्ड एग्ज़ाम जो 8/5/2022 को हुआ था। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटिंग टू डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन टू द एग्जीक्यूटिव को रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए जो प्रत्यायोजन शक्ति होती है उससे संबंधित कौन सी समिति है? तो वो है अधीनस्थ विधानपर समिति। अधीनस्थ विधानपर समिति ये हमारा जो है कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। आप जानते हैं कई तरह की समितियां होती है, जिसमें वित्तीय समिति होती है। वित्तीय समिति में हम प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों की समिति की चर्चा करते हैं। इसी तरह से कुछ अन्य समितियां होती है जैसे कार्य मंत्रणा समिति, गैर सरकारी सदस्यों की समिति, नियम समिति। उसी तरह का एक समिति है अधीनस्थ विधानपर समिति जो कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, किससे संबंधित है ये आर्टिकल 300? ये संबंधित है सूट्स एंड प्रोसीडिंग से, मुकदमे और कार्यवाही से। मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है आर्टिकल 300। ये किस तरह का ये चर्चा किया जा रहा है आर्टिकल 300 में? जैसे आपने देखा होगा कोई जो केस होता है तो उसका हम वाद लिखते हैं। जैसे मान लिया मेनका गांधी बनाम भारत संघ लिखते हैं ना, मेनका गांधी वीएस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो यूनियन ऑफ इंडिया है ये हमारा केंद्र के साथ किसी तरह का विवाद हो रहा है तो उसमें हम ये चीज़ लिखेंगे। सेंटर के साथ यदि रहेगा, यदि राज्य के साथ रहेगा तो हम उसमें राज्य की चर्चा करते हैं। जैसे AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य या गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो ये जो वाद है, ये वाद की जो चर्चा होती है ये आर्टिकल 300 में देखने को मिलता है। अर्थात जो भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा करेगी तो भारत सरकार पर संघ के नाम से वाद लाया जाएगा, और राज्य सरकार यदि उस राज्य के नाम से वाद लाती है तो उस पर राज्य का वाद लाया जाएगा। तो इसकी चर्चा करता है कौन? आर्टिकल 300। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जो है भारत में न्यायिक प्रणाली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो स्थापित प्रक्रिया है ये हमारा लिया गया है जापान के संविधान से। इसमें क्या है कि जो न्यायिक प्रणाली होगी हमारी, उसका जो मुख्य स्रोत क्या है? भारत का संविधान है। तो कोई भी विधि, कानून, नियम, उपनियम या आदेश या निर्देश तभी तक विधिमान होगा जब तक कि वह संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल है। ठीक है, मतलब संवैधानिक उपबंध जो स्थापित प्रक्रिया के है उसी के आधार पर ही हमारे निर्णय होंगे। इसके अलावा भारत में जो न्यायिक निर्वाचन होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण में ये सारी चीज़ें शामिल होती है। तो अब जैसे उसमें जो होती है भावना या इच्छा, ये नहीं देखा जाता, बल्कि जो हमारा एस्टेब्लिश्ड लॉ है उसका एक आधार डिसाइड किया जाता है किसी भी डिसीजन देने में। जैसे मेनका गांधी बनाम भारत संघ, बाद में इसे स्पष्ट किया गया है कि जो भारत में है वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित न्यायिक प्रक्रिया है। ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ राज्यवाद में स्पष्ट किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो वाद है वो किस में एक जस्टिफाइड किया गया था। तो ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ राज्य में जो है इस केस में स्पष्ट किया गया था कि भारत में न्यायिक प्रक्रिया जो होगी वो द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पर आधारित होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, लोकायुक्त स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में सबसे पहले। ठीक है, लेकिन लोकायुक्त के लिए जो सबसे पहले जो विधि लाई गई थी वो लाया गया था उड़ीसा विधानसभा ने लाया था। इसे कब? 1970 ईस्वी में
1970 ईस्वी में उड़ीसा विधानसभा ने लाया था, ठीक है। परंतु इसको 1983 ईस्वी में लागू किया गया उस उड़ीसा में। लेकिन उससे पहले ही, जैसे 1970 में तो विधि लाया उड़ीसा विधानसभा, लेकिन लागू किया उड़ीसा 1983 ईस्वी में, लेकिन उससे पहले ही लागू कर दिया 1971 में कौन? महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में लोकायुक्त की स्थापना सबसे पहले हुई। कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। अब देखिए लोकायुक्त जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओम्बुड्समैन बोलते हैं, ओम्बुड्समैन बोलते हैं। इसकी जो शुरुआत आपको देखने को मिलेगी 1809 ईस्वी में स्वीडन में। भारतीय संदर्भ में इसको हम लोकायुक्त बोलते हैं। और इस शब्द का जो प्रयोग है, या शब्द नहीं कह सकते हैं, ये जो लोकायुक्त है, ये जो भारत में लाया गया, स्थापित करने की प्रक्रिया जो अपनाई गई, ये आपको एल.एम. सिंघवी केस जब चर्चा करते हैं तो एल.एम. सिंघवी द्वारा 1963 ईस्वी में, और जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था 1966-67 में जो आया था, इसमें इसकी स्थापना की बात कही गई थी और इस पर विचार किया गया था कि भारत में भी लोकायुक्त जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। एल.एम. सिंघवी और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी चर्चा की थी, अनुशंसा की थी। तो आप इसको कोट कर सकते हैं, एल.एम. सिंघवी केस 1963 और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70। तो लोकायुक्त सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए.एस. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? ए.एस. आनंद ये एक आई.एस. रहे थे, सॉरी, ये ए.एस. आनंद जो है ये मुख्य न्यायाधीश रहे थे 1990 के दशक में, और ये 29वां मुख्य न्यायाधीश थे। कौन सा? 29वां मुख्य न्यायाधीश थे। आप जानते हैं जो पहला मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, वो कौन है? हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़, जो 50वां मुख्य न्यायाधीश हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम हो गया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। तो ए.एस. आनंद जो है 90 के दशक में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये थे मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची में कौन सा शामिल नहीं है? तो हम देखेंगे 11वीं अनुसूची ये किसकी चर्चा करता है? ये चर्चा करता है पंचायती राज से। और ये कब आया था 11वीं अनुसूची? ये आया था 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है। 1992 में 73वां क्या किससे संबंधित है? पंचायती राज से, जो 11वीं अनुसूची में है, और 12वीं अनुसूची में है हमारा नगरीय प्रशासन से जुड़ा हुआ है। तो 11वीं अनुसूची के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या शामिल नहीं है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज में 29 विषय को शामिल किया गया है, ठीक है। और जिसमें है जैसे वचनालय है, ईंधन है, चारा हो सकता है, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा आदि, ये सब शामिल है। तो पुस्तकालय ये भी शामिल है, ईंधन चारा शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण शामिल है, ग्रामीण खेल हमारा 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? हाउ मेनी नंबर्स डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट एज अ पार्ट ऑफ द एनुअल बजट इन परसुएंस टू आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ये हो जाएगा 109। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 113 होता है, 113 में जो है कुछ प्रक्रिया या उपबंधों का उल्लेख किया हुआ है। जैसे अनुच्छेद 113(1) में यदि आप जाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा, जो भी संचित निधि पर भारित व्यय है संसद में मतदान के लिए नहीं रखा जाएगा, परंतु उन पर चर्चा होगी। ये आपको 113(1) में लिखा हुआ है। 113(2) में यदि जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संचित निधि पर भारित व्यय से भिन्न, मतलब कोई यदि व्यय है तो उससे संबंधित प्रकलन लोकसभा के समक्ष अनुदान मांगों के रूप में रखा जाएगा, अनुदान मांगों के रूप में रखा जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है 113(2) में। उसी तरह से 113(3) में है किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे 113 में सारी चीज़ें दी गई है 113(1), 2, 3 में। लेकिन जो आम बजट में जो है उसमें अनुदान की मांगों में 109 मांगों की चर्चा की गई है, जिसमें 103 जो मांग है वो आम नागरिकों से संबंधित है,
आम नागरिक प्रशासन से जुड़ा हुआ है और 6 मांग सेना के खर्च से जुड़ा हुआ है। तो टोटल कितना है? 109 मांगों की चर्चा की गई है। अनुदान मांग अब जब रेलवे बजट रहता था पहले, रेल बजट जब अलग था तो उसमें 32 मांगे थी, ठीक है। तो हमारा यदि अनुदान की मांग 113 अनुच्छेद 113 के तहत पूछा जाए तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 109। 103 होता है नागरिक प्रशासन से और 6 होता है सैनिक खर्च के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा को कब प्रारंभ किया गया? 1953 ईस्वी में। आप जानते होंगे जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था वो आया था 1952 ईस्वी में, ठीक है। तो इसी के एक्सटेंशन के रूप में ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई थी कब? 1953 ईस्वी में, ताकि इस योजनाओं का समन्वित और जो ठोस प्रयास हो सके, उससे ग्रामीण जीवन को का जो स्तर है उसको ऊंचा किया जा सके। तो इसी के लिए इसका जो सामुदायिक विकास सेवा कार्यक्रम था उसका एक एक्सटेंशन के रूप में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का शुरुआत किया गया था 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? देखिए, जो संविधान के अनुच्छेद 113 है उसमें विधान परिषद की संरचना के बारे में चर्चा किया हुआ, जो विधान परिषद का चर्चा किसमें है? 171 में। 171 में विधान परिषद के बारे में है और इसमें डिटेल दिया हुआ है कि विधान परिषद की संरचना किस तरह से होगी और इसमें कौन कौन से लोग जो सदस्य बनते हैं तो उनकी जो नियुक्ति में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, इसकी चर्चा की हुई है। तो आप देखेंगे जो 1/3 सदस्य है विधान परिषद के, 1/3 सदस्य जो चुने जाते हैं वो स्थानीय नगरपालिका बोर्ड या जिला बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य वो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनेंगे। इस तरह से हमारा 2/3 हो गया। 1/3 किसे? नगरपालिका से, और 1/3 राज्य जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा। बाकी 1/12 और 1/12 ये बच गया। तो 1/12 स्नातक द्वारा चुने जाते हैं जो 3 वर्ष हो चुका है उनका स्नातक किया हुआ, और 1/12 अध्यापन जो कार्य में जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट मिडिल क्लास के अध्यापन क्लास में हो। तो माध्यमिक स्कूल वाले जो अध्यापक होते हैं एटलीस्ट वहाँ होना चाहिए, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचन में। 1/12 ये हमारा कितना हो गया? 12 यदि लेंगे तो 2/12 मतलब 1/6, ठीक है। और उधर से भी हमारा हो गया था। तो हम इस तरह से आप देखेंगे टोटल, और 1/6 सदस्य बाकी रह गया। 1/6 सदस्य आपको शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा इनसे चुने जाते हैं। तो टोटल क्या हो गया? 1/3 नगरपालिका स्थानीय जो होते हैं वो, 1/3 विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, 1/12 स्नातक, 1/12 अध्यापक और 1/6 साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र से जो चुने जाते हैं। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो इस तरह से आप टोटल जोड़ेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं वो किनसे नहीं चुने जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्थानीय निकाय से चुने जाते हैं, ये सही है। शिक्षक भी चुनते हैं, ये भी सही है। स्नातक भी चुनते हैं, ये भी सही है। उद्योगपति नहीं चुनते हैं, इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा डी। उद्योगपति नहीं चुनते हैं। हमने चर्चा किया था किसका? स्थानीय निकाय का, शिक्षक का, स्नातक का, और राज्यपाल जो चुनते हैं वो 1/6 इनकी चर्चा किया था। तो आंसर हो जाएगा उद्योगपति नहीं चुनते हैं। एक चीज़ आप जानिएगा, जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 होते हैं, लेकिन 40 से कम नहीं हो सकते। कुछ अपवाद हैं, जैसे सिक्किम वगैरह जो है वहाँ पे अपवाद है, वहाँ पे 40 से कम आपको विधान परिषद, सॉरी यहाँ तो विधान परिषद है ही नहीं, ठीक है। तो कुछ जो हमारा जो विधान परिषद है, विधान परिषद 1/3 से विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 होना चाहिए, लेकिन 40 से कम नहीं हो सकता, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली अर्थात ये पोर्टफोलियो प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा है। पोर्टफोलियो सिस्टम किससे संबंधित है? तो पोर्टफोलियो सिस्टम हमारा संबंधित है नीति एवं क्रियान्वयन से। पोर्टफोलियो का निर्माण किस लिए किया जाता है? नीति और क्रियान्वयन के लिए ही मंत्रालयों का विभाजन किया जाता है प्रशासन में। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आप
जो आर्टिकल 77 है इसके बारे में चर्चा करता है। कार्य संचालन है तो जो विभाग बनते हैं उसकी चर्चा की जाती है। सचिवालय का निर्माण किया जाता है जो विधि का निर्माण कार्य करती है। तो ये भी पोर्टफोलियो प्रणाली किसके लिए हो जाएगा? नीति एवं क्रियान्वयन के लिए। अगला देखते हैं, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त आयोग ये आर्टिकल 280 के माध्यम से हर एक 5 वर्ष में राष्ट्रपति इसका निर्माण करते हैं वित्त आयोग का। तो देख लेते हैं, वित्त आयोग एक संविधिक निकाय है, दिया हुआ है संविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं, इसका संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 280 में कि हर एक 5 वर्ष में राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे या बनाएंगे, वित्त आयोग का गठन करेंगे, वित्त आयोग का गठन करेंगे, नियुक्ति नहीं बल्कि गठन करेंगे। ये आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। तो संवैधानिक है ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो एक नहीं होगा। अगला देखते हैं, 280 के तहत वित्त आयोग का स्थापित किया जाता है। हाँ, ये सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी है, ये भी सही है, ये सलाहकारी है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया, ये गलत है। पहला वित्त आयोग बना था 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। तो इस तरह से हमारा 2 और 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? आंसर सी, 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लिखा हुआ आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया, तो ये सही है। BNI 2018 के लिए ही बनाया गया, गलत बात है ये। सिर्फ 2018 के लिए नहीं बल्कि 2012 के लिए भी बनाया गया था। ये सिर्फ 2018 लिखा हुआ तो ये नहीं होगा, 2012 भी होगा यहाँ पर। 2012 और 18 दोनों के लिए था BNI। BNI 26 संकेतकों पर आधारित है, 26 संकेतकों पर आधारित है, ये सही है। BNI 26 संकेतक पर है। BNI में 6 आयाम होते हैं। BNI में 6 आयाम होते हैं नहीं, ये इसमें 5 आयाम होते हैं। 5 आयाम कौन कौन से हैं? जैसे है पेयजल, स्वच्छता, आवास, पर्यावरण, अन्य सुविधाएं, इस तरह से 5 आधार होते हैं BNI के। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये सही है, ये गलत हो गया, ये सही है। मतलब 1 और 3 हमारा सही है। 1 और 3 कौन सा होगा? आंसर ए। तो इस तरह से आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण जो 2021 है उसके तहत ग्रामीण और शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर एक बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स तैयार किया गया था। ठीक है, और जिसका जो आयाम था वो 5 जो हमने आयाम बताए, पेयजल, स्वच्छता, आवास और सूक्ष्म पर्यावरण, अन्य सुविधाएं, इस आधार पे 2012 और 18 के लिए इसमें बनाया गया था। ठीक है, और इसके लिए 26 संकेत तक निर्धारित किए गए थे। तो ये हो गया हमारा BNI इंडेक्स जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार का बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? सॉरी, भारत नहीं, बिहार है ये। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार का बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव? तो बिहार में कृषि यंत्र बैंक बन रहा है। 13 जिला में इसको स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। 13 जिला में 328 कृषि यंत्र बैंक बनाए जाएंगे। इसमें क्या है, सरकार जो है 80% अनुदान देगी, जिसकी अधिकतम सीमा कितना है? 8 लाख रुपये। 8 लाख रुपये। तो इसे याद रखिएगा, क्या पता रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो कृषि यंत्र बैंक बन रहे हैं उसकी जो सीमा क्या है? तो 8 लाख रुपये है। अनुदान 80% है। और कितने जिलों में बन रहा है? तो 13 जिलों में बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में मानव विकास सूचकांक का मान था, 2019 के बारे में पूछा जा रहा है। 2019 में बिहार में मानव विकास सूचकांक का मान क्या था? 2019 में था 0.536 था। तो इसमें से कोई भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए। बिहार में 2019 में मानव विकास सूचकांक ये था 0.536। 2021 में
यदि देखें तो ये है 0.633। 2021 का डाटा हमारे पास है 0.633। लेटेस्ट डाटा देख लीजिएगा यदि आया है तो 2022-23 में क्या है, और आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा छठा से ऊपर जो भी है सब, तो छठा हो जाएगा, सातवां, आठवां, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ए। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत ये इसलिए लाया गया था डिजिटल बिहार कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारा 2020 है उसके लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए, ताकि जो सकल नामांकन अनुपात है उसे बढ़ाया जा सके 235 तक। 235 तक 50% करने का लक्ष्य है। 235 तक 50% करने का लक्ष्य है सकल नामांकन अनुपात। और ये हमारा जो पॉलिसी था 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, जो उसके लक्ष्य को निर्धारित करके ये कार्यक्रम को लाया गया डिजिटल बिहार कार्यक्रम, जिसके तहत छठा से सातवां, आठवां, जो 6 क्लास से ऊपर के जो विद्यार्थी हैं उनके सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने का प्रयास किया गया है इस माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय करों का विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? 15वां वित्त आयोग, इसका कार्यकाल क्या है? 21-26। ठीक है, तो इसमें विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हिस्सा प्राप्त हो रहा है 4.12%। 4.12%। आप जानते हैं जो 14वां वित्त आयोग था उसमें राज्यों का जो कर हिस्सेदारी वो 41% कर दिया गया था। ठीक है, और उस समय 14वें वित्त आयोग में जो अनुपात था, यही जो अनुपात 4.12 हम पढ़ रहे हैं वो था 4.06। तो 15वां में थोड़ा सा बढ़ा है, 4.12% हो गया है। केंद्रीय करों में विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? 4.12। इसे याद रखिएगा, 4.12। 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल 2021 से 26 है, और एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष हैं, एन.के. सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? 15वां वित्त आयोग के सदस्य नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, अशोक लहरी हैं, रमेश चंद्र हैं, अजय नारायण झा हैं। तो सुदीप्तो मंडल इसके सदस्य नहीं हैं। सुदीप्तो मंडल सदस्य नहीं है। अशोक लहरी हैं, रमेश चंद्र हैं, अजय नारायण झा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल के केंद्रीय बजट में एफएम फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये है बीमा क्षेत्र 74% है, 74% कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक क्या हो सकता है? ऑप्शन से ही छाड़ते हैं इसके। मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं, मौजूदा कीमत पर भी ये तो ऐसे भी नहीं होगा, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि ये हमारा एक अच्छा पैमाना नहीं है। ये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, हाँ ये है। बाकी बचत अनुपात में वृद्धि नहीं होगा, भुगतान शेष की स्थिति में सुधार ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, ग्रोथ इन पर कैपिटा रियल इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रोथ इन पर कैपिटा रियल इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2020 से 21 से 24-25। 2020 से 21 से 24-25 तक है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इसकी शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन जो है ग्रामीण, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जब गांधी जी का 150वां जयंती मनाएंगे 2019 में, तब तक खुला में शौच से मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उसी के तहत 2019 के बाद जो है द्वितीय चरण की शुरुआत हुई ग्रामीण की फरवरी 2020 में, और ये कब तक चलेगा? 2024-25 तक चलेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा कौन नहीं है? देखते हैं ऑप्शन इसमें। नीति आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, ये तो सही बात है, ये नहीं है। योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव, ये भी नहीं है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये भी नहीं है। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी नहीं है। तो आंसर हो जा रहा है हमारा ए। इनमें से कोई जो है सभी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद के हिस्से कौन कौन आते हैं? जैसे भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, या जो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो ये तो होंगे ही, तो पीएम होंगे इसके हिस्से में। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं, और नीति आयोग के सदस्य होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के में ये शामिल होते हैं प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य। तो इस तरह से इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चुनाव जो है, सॉरी, इसमें क्या है, मिलान करना है, और मिलान करना है। इसमें दिया हुआ है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग किसके लिए था? केंद्र राष्ट्र संबंध के लिए था। तो ये हो गया हमारा आंसर 1 का 3। रंगराजन समिति, रंगराजन समिति गरीबी की माप करता था, तो ये हो जाएगा 2 का ये। पारिक समिति, पारिक समिति किससे संबंधित होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। और नरसिम्हा समिति बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। तो इस तरह से आंसर हमने मिला लिया। सरकारिया आयोग, केंद्र राष्ट्र संबंध, रंगराजन गरीबी मापन, पारिक समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, नरसिम्हा समिति बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम में चुने। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो जो सबसे ज़्यादा हो उत्पादन करता होगा वो सबसे लास्ट में होगा। तो हम इसमें देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चावल का, तो ये आंसर हो जाएगा सी, सॉरी ये डी हो जाएगा आंसर। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये हमारा बढ़ते क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसमें देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को आया था। 14 जुलाई 1942 को प्रस्ताव हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन, क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में, मार्च 1942 में, और ये था जुलाई। ठीक है, मार्च 1942 में। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबल का आगमन, लॉर्ड बेबल तो 1943 में आया था, जून में, जून 1943 में आया था लॉर्ड बेबल। कैबिनेट मिशन कब आया था? ये आया था मार्च 1946 में, मार्च 1946 में। तो इस तरह से सबसे पहले घटना कौन सा होगा? क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1929 ईस्वी लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है? लाहौर में 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे 1929 के लाहौर अधिवेशन में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। ये रावी नदी के तट पर हुआ था, और यहाँ का सबसे जो फेमस चीज़ है वो पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया गया था। और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी हैं, राजकुमार शुक्ल तो होंगे ही, राजेंद्र प्रसाद भी थे, राम मनोहर लोहिया नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, इनका संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से है, और आज़ादी के बाद ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। व्हील ऑफ हिस्ट्री, इनका एक बहुत फेमस पुस्तक है व्हील ऑफ हिस्ट्री, और एक और बुक है इनका चौखंबा, बहुत फेमस बुक है चौखंबा। व्हील ऑफ हिस्ट्री और चौखंबा किनका है? राम मनोहर लोहिया का लिखा हुआ है।
ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन थे साथ में गांधी जी के? जेबी कृपलानी थे, महादेव देसाई थे साथ में, जो उनके सचिव थे गांधी जी के, महादेव देसाई। मजहरूल हक भी थे, मजहरूल हक, ये सब थे। राजेंद्र प्रसाद भी थे, धरणीधरन प्रसाद थे गांधी जी के साथ, राजकुमार शुक्ल तो थे ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। जगदीशपुर से संबंधित है ये। जगदीशपुर कहाँ मिलेगा? भोजपुर जिला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। इसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था अगले वाले में कि जयप्रकाश नारायण जेल से कब फरार हुए थे? तो वो फरार हुए थे दिवाली के समय में। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण से क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसी क्वेश्चन को किस तरह से अगला क्वेश्चन के रूप में इसका बनाया गया कि जैसे फरार हुए थे कौन? जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से। तो कब फरार हुए थे? तो दिवाली के समय में फरार हुए थे। ये जस्ट अगले वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसी कारण प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं तो उसके विभिन्न सारे डायमेंशंस को यदि टच करते हैं तो आपको क्वेश्चन मिलने की बहुत संभावना होती है अगले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे 1922 ईस्वी में। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई गई परिषदों का बहिष्कार और परिषद में भाग लेने या नहीं लेने का विचार विमर्श किया गया था। आप जानते होंगे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए फिर ये चाहते थे कि विधानमंडल में प्रवेश करें और उसके बाद राजनीतिक लड़ाई लड़ें। तो इसी कारण इनको परिवर्तनवादी कहा गया था। किनको? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये सब परिवर्तनवादी में शामिल थे। और 1922 ईस्वी दिसंबर 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन हुआ था और यहीं पर मोतीलाल नेहरू और CR दास जो है कांग्रेस से त्याग कर देते हैं और स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1923 ईस्वी में। तो ये बहुत ही फेमस अधिवेशन होता है। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में गठित होता है। और यहाँ पर परिवर्तनवादी और नॉन परिवर्तनवादी दो चीज़ें निकल कर आती हैं। परिवर्तनवादी चाहते हैं कि विधानमंडल में प्रवेश करके मतलब चुनाव में पार्टिसिपेट किया जाए और विधानमंडल में प्रवेश करके वहाँ पे जो भी विधि लाया जाता है उसका विरोध किया जाए। 1923 ईस्वी हो गया। तो ये 1922 ईस्वी का आयोजित गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा आंसर चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था 1946 ईस्वी में जब अंतरिम सरकार बनी थी? तो ये था राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि। वित्त किन के पास था? ये वित्त था लियाकत अली के पास। रक्षा बलदेव सिंह, इनके पास बल काफ़ी था तो बल से अपना रक्षा कर रहे थे बलदेव सिंह। और गृह किनके पास था? गृह था सरदार पटेल के पास। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किनके पास था? ये राजेंद्र प्रसाद के पास था। रेलवे किनके पास था? रेलवे था अरुणा आसफ अली के पास। और शिक्षा मंत्रालय किनके पास था? ये था C राजगोपालाचारी के पास। शिक्षा मंत्रालय C राजगोपालाचारी के पास था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुआ था USA में, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कब? 1913 ईस्वी में। संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे, लाला हरदयाल। और अध्यक्ष थे इसके सोहन सिंह भकना। ये एक साप्ताहिक पत्रिका निकलता था जिसका नाम था गदर। बाद में मासिक का भी प्रकाशन होने लगा था। पहले यह उर्दू में प्रकाशित होता था। गदर जो है उर्दू में पहले प्रकाशित होता था, बाद में ये गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित होने लग गया। इसमें गुरुमुखी लिपि में। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? USA में, सैन फ्रांसिस्को 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1905 के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसी का, भारत सेवक संघ
इसका हिंदी कर दिया गया था। भारत सेवक संघ की स्थापना किसने किया? तो ये होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये कब हुआ था? 1905 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ये उदारवादी नेता थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले। और इसकी स्थापना जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना, और ताकि नौजवान जो है आजीवन देश की सेवा कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। ये ग्रामपंथी नेता थे लाला लाजपत राय। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और फिर बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था बी आर अम्बेडकर ने। किसने भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर ने। साइमन कमीशन जो है 1930 ईस्वी में उस पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था 1928 ईस्वी में जो आया था 27-28 में, तो उस कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था लंदन में। और 1930, 31 और 32 पहला, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कांग्रेस जो है केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस, गांधी जी भी इसमें गए थे और काफ़ी हताश होकर वापस लौटे थे। लेकिन जो बी आर अम्बेडकर थे ये तीनों में शामिल थे। बी आर अम्बेडकर 1930, 31, 32 तीनों में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल थी। अगला क्वेश्चन है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में। एक और नाम आता है इनके साथ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इस संस्था का कार्य क्या था? ये बेसिकली सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की मांग कर रहे थे और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे विवाद जो हुआ था उसको लेकर आंदोलन किया था इन्होंने। इसे कांग्रेस पूर्व अखिल भारतीय संस्था का सम्मान प्राप्त है इंडियन एसोसिएशन को। इंडियन एसोसिएशन एक विस्तृत संस्था का बन चुका था कांग्रेस निर्माण से पहले। बाद में जब कांग्रेस बनी 1885 ईस्वी में, तो फिर कांग्रेस ही सारी चीज़ों को लीड करने लगी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मानजनक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? सम्मान सूचक शब्द जो नेताजी है ये हिटलर ने बोला था इनको, तो ये कहाँ होगा आंसर? जर्मनी। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। कांग्रेस के से इस्तीफा दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इनका प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हैं। कब? 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चटगांव शस्त्रागार धाबे से कौन संबंधित है? चटगांव से संबंधित है सूर्य सेन। एक क्रांतिकारी हैं ये, और इन्होंने स्थापित किया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, यही जो IRA है इसने चटगांव शस्त्रागार पे अटैक किया था और इनका नाम जोड़ा जाता है, सूरसेन का नाम जोड़ा जाता है इसके साथ। अगला क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। किस्म का? सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह ये बंगाल में हुआ था। कब? 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में काफ़ी अकाल पड़ा था और भीषण अकाल था। तीर्थ यात्रा पर भी बहुत तरह का प्रतिबंध था। तो ये सारी चीज़ों की चर्चा आनंद मठ में की गई है। और इसी कारण असंतोष था, अकाल था और तीर्थ यात्रा पर भी पाबंदी थी। तो इसी कारण सन्यासियों ने विद्रोह किया था। तो सन्यासी विद्रोह की चर्चा किस में मिलता है? आनंद मठ में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है?
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, देखते हैं इसको। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत परमाणु जो है विद्युत रूप से उदासीन होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के अंदर होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर में होता है, तो यही स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति का होता है, तो ये स्पष्ट है कि ये पहला ऑप्शन जो है गलत है। तो कौन सा विकल्प, एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि ई भी ऑप्शन है तो क्या पता। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, ये सही है, तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है, ये भी सही है। परमाणु संख्या जो है एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, ये भी सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र, कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी है, ये सही है। तो इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा ए, ये जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। गलत कथन का चयन करना है। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, सही है। हम लोग बोलते हैं कि सूती कपड़ा पहनो गर्मी के मौसम में, तो ये कपास सही बनेगा, तो ये तो सही है। चलिए ठीक है, क्या अगला है, पॉलीकार्बोनेट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सीडीज। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। पॉलीकार्बोनेट यूज होता है सीडी बनाने के लिए। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। कपास से तैयार होगा तो ये तो नेचुरल होगा, कृत्रिम कैसे हो जाएगा? ये कृत्रिम रेशम तो होगा ही नहीं ये, तो आंसर हमारा डी ही होना चाहिए। लेकिन और देख लेते हैं। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, ये सही है। तो आंसर तो हमारा सी हो जाना चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट है। कौन? सी। एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, कृत्रिम रेशम नहीं बल्कि एक्रेलिक जो है कृत्रिम ऊन है, यहाँ पर भी ये गलत है। हालांकि हमारा जो लॉजिक है उस हिसाब से भी ये गलत है। कपास से तैयार होगा तो कृत्रिम नहीं होगा, वो नेचुरल होगा। तो एक्रेलिक क्या होगा? कृत्रिम ऊन होता है, ना कि कृत्रिम रेशम। तो विकल्प सी हमारा गलत है। रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है, रेयॉन जो होता है वो कृत्रिम रेशम होता है, ठीक है। रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। बाकी सब तो हमारा ऑप्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा डी, ब्यूटेन। एलपीजी जो होता है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। इसके अतिरिक्त इसमें प्रोपेन भी रहता है और इथेन भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य घटक क्वेश्चन पूछ दिया था, प्रमुख घटक, तो इसी कारण हमको सिर्फ ब्यूटेन लेना पड़ा। ऐसे एलपीजी में रहता कि एलपीजी में क्या रहता है, तो हम फिर बीपी लेते, दोनों ब्यूटेन भी लेते और प्रोपेन भी लेते, बीपी, ठीक है। तब हमारा आंसर हो जाता है ए, लेकिन प्रमुख घटक पूछा है तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। तो इसमें प्रोपेन और इथेन भी पाया जाता है। एलपीजी एक घरेलू ईंधन जानते हैं और इसका उष्मीय मान काफ़ी अधिक होता है, ज्वलनशील होता है, इसके कारण इसका रिसाव होगा तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इसी कारण इसमें एक जो है गंधयुक्त पदार्थ मिला दिया जाता है जिसे बोलते हैं एथाइल मरकैप्टन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो एलपीजी रहता है रसोई गैस में जो महक होती है वो किसके कारण होती है? एथाइल मरकैप्टन के कारण होती है। तो इस महक के कारण जो रिसाव होता है उससे हमें पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है प्रासरण, ओस्मोसिस कहा जाता है, ठीक है। पेड़ पौधे जो होते हैं जड़ों से पानी मिट्टी में प्रसरण प्रक्रिया के ले पाते हैं। प्रसरण प्रक्रिया से पानी जड़ों में प्रवेश करता है और जो जाइलम होता है उसका, जिससे जल का प्रवाह होता है, एफ्लुएम से जो खाद्य पदार्थों का प्रवाह होता है, तो जाइलम से जल का प्रवाह होता है और इसी के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से ये पत्तियों तक पहुंच पाता है
एवं पत्तियों के माध्यम से वाष्पित होता है। इस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इस तरह से हमारा टोटल आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस। इसमें ऑस्मोसिस की प्रक्रिया पार्टिसिपेट कर रही है। मिट्टी से जो जल ग्रहण हो रहा है वो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से हो रहा है, ना कि अवशोषण से हो रहा है या वाष्पोत्सर्जन से हो रहा है। ठीक है, डिफ्यूजन भी नहीं होगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह है बैक्टीरिया। बायोडिग्रेडेबल, तो बायोडिग्रेडेबल बैक्टीरिया होगा। ठीक है, बैक्टीरिया के माध्यम से इसे उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। क्या वायरस हो सकता है? वायरस बायोडिग्रेडेबल कार्य नहीं करता है, तो ये नहीं होगा, वायरस नहीं होगा। परमाणु प्रोटीन भी नहीं होगा, रेडियोधर्मी पदार्थ भी नहीं होगा। तो बैक्टीरिया ही क्या करता है, डिकम्पोज करता है जो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट होते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं रात के समय में। रात के समय में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, जिससे दम घुटने का डर रहता है। पौधे में श्वसन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इस्तेमाल हो जाता है। जो पौधा जो श्वसन करता है तो दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में यूज हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस्तेमाल हो जाता है। परंतु रात में प्रकाश नहीं होता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती है, और पौधे के श्वसन से जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित हो रहा है वो जो आसपास में व्यक्ति होगा उसको दम घुटने का डर बना रहेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, सी, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं रात्रि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? कीटभक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। जो कीटभक्षी होते हैं वो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ही कीटों का भक्षण करते हैं। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण हो सकता है जैसे पीचर प्लांट, PITCHER, पीचर प्लांट, वीनस, फ्लाई ट्रैप, कोबरा लिली, ये सब क्या है, ये कीटभक्षी पौधे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में भी मदद करता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करता है, इसके अलावा और क्या करता है, किसमें मदद करता है? तो भोजन के भंडारण में हो सकता है, ये पौधों को आकार देने में ये भी सही है, श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, तो ये सारे ही सही है। तो आंसर हो जाएगा ई हो जाना चाहिए इसका आंसर। अगला देखते हैं। ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत होना चाहिए। ट्रांसफ्यूजन जो होता है जब रक्तदान करते हैं तो रक्त न केवल रक्त के प्रकार में, रक्त का टाइप हम लोग देखते हैं A, B, O, ये सब सारे हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें तो होना ही चाहिए रक्त का टाइप। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? तो RH फैक्टर मिलना चाहिए, RH फैक्टर मिलना चाहिए। अर्थात कहा जा रहा है कि यदि किसी को ब्लड चढ़ाते हैं तो उसमें दो चीज़ देखी जाती है कि ब्लड ग्रुप क्या है और उसका RH फैक्टर क्या है। RH फैक्टर क्या होता है कि ब्लड में ये एक तरह का एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है। ऐसे व्यक्ति जिसमें यह एंटीजन उपस्थित रहता है तो उसे RH फैक्टर बोलते हैं। जिसमें अनुपस्थित रहेगा ये एंटीजन जिसमें रहेगा उसको हम RH प्लस बोलेंगे, और जिसमें अनुपस्थित रहेगा वो RH माइनस हो गया, निगेटिव कहेंगे। यदि RH निगेटिव का व्यक्ति के रक्त को RH पॉजिटिव व्यक्ति के साथ मिला देते हैं तो RH निगेटिव के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाएगा। अतः रक्तदान में क्या होगा कि रक्त के प्रकार के साथ RH फैक्टर का ध्यान देना आवश्यक है। इसमें क्या हो गया, यदि हम मान लिया RH1 जो माइनस वाला कोई व्यक्ति है और इसके ब्लड को हम RH प्लस वाले को देते हैं तो ये एक क्या करेगा, ये एक एंटीबॉडी तैयार कर देगा। तो ये फिर जब हम भी ब्लड चढ़ाते हैं तो ये दोनों फैक्टर, ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर, ये देखना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ये स्थित होती है मस्तिष्क में। कहाँ? मस्तिष्क में होता है। कहाँ पर होता है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आगे वाले भाग में होता है, सिफ नोड बोलते हैं इसको, सिफ नोड के नीचे, सिफ नोड के नीचे होता है ये, ठीक है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसका आकार एक मटर के दाने के लगभग बराबर होगा। और ये जो ग्रंथि होता है इसका आगे तथा पीछे भाग से बहुत तरह का हार्मोन निकलता है जिससे शरीर की क्रिया की दर नियंत्रित होती है। यह ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि और भी जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो कई तरह का हार्मोन का स्रावन करते हैं उसका नियंत्रण कौन करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। और ये कहाँ होता है? सिम्फ नोड के नीचे में ही होता है, मस्तिष्क में, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसका आकार मटर के दाने के समान होता है लगभग, और इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? ये हम लोग जानते हैं अल्ट्रासाउंड का उपयोग होता है। प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उनके लिए जो ग्रोथ ऑफ द फिटस है इन द वोम्ब, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड करवाते हैं इससे। तो भ्रूण के विकास को जानने के लिए ये प्रक्रिया अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होता है। अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव होता है और इसका जो ये होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। अल्ट्रासोनिक वेव 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है और इसका प्रयोग सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं, फिटस के लिए नहीं, बल्कि लीवर, किडनी, पेट, दिल की जांच करने या फिर विमान जो एरोप्लेन उड़ता है उसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होता है। इवन कि जो बहुत सारी महंगा जो कपड़ा होता है उसकी जो धुलाई होती है उसका भी हम अल्ट्रासोनिक वेव से करते हैं। इवन जो आरओ होता है, आरओ में भी अल्ट्रासोनिक वेव वाले जो फिल्ट्रेशन लगे हुए होते हैं। सोनार में भी, जीवाणु को नष्ट करने में भी, इस तरह से बहुत सारे उपयोग होते हैं अल्ट्रासोनिक वेव के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, सार्वभौमिक स्वीकार्य एक्सेप्टर कौन है इसमें? सार्वभौमिक एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? ए बी को कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। देखिए ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर होता है। और ओ में भी पूछा जाए ओ प्लस या ओ माइनस, तो ओ माइनस यूनिवर्सल डोनर होता है। कौन? ओ माइनस यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसमें भी किसी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। ओ माइनस ये यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, इसमें किसी तरह का एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है क्योंकि इसमें किसी तरह का एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है। ये अंतर है दोनों में। ओ माइनस में एंटीजन उपस्थित नहीं रहता है और इसमें एंटीबॉडी उपस्थित नहीं रहता है। लैंडस्टीनर जो है ये ब्लड ग्रुप की खोज किया था लैंडस्टीनर ने, जबकि आरएच फैक्टर जो है, आरएच फैक्टर को किसने खोजा था? लैंडस्टीनर और वीनर दोनों ने। अभी हम इसके पहले हम क्वेश्चन में चर्चा कर रहे थे आरएच प्लस आरएच माइनस की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया एक किसका संक्रमण है? फेफड़े का, लंग्स में होता है। ये किससे होता है? बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस, फंगिस से भी हो सकता है, कवक से। इससे संक्रमित व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी होती है, छींक होता है और यह एक संक्रामक रोग है और मुख्यतः आपको निमोनिया बच्चों में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का जो प्रकार है वो कौन सा है? ये होगा, दर्पण के सामने एक व्यक्ति खड़ा है लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है अपने से बड़ा लगता है, इसका मतलब वो एक अवतल दर्पण, कॉनकेव दर्पण के सामने खड़ा है। कॉनकेव दर्पण के सामने खड़ा है। अवतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है,
जैसे मान लीजिए एक पेंसिल है, पेंसिल का नोक इधर है, लेकिन जब दर्पण रहेगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इस तरह से, तो अवतल दर्पण में जो होगा वो प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा अवतल दर्पण में। ठीक है, इसी कारण इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सेविंग मिरर के रूप में, सौर भट्टी के रूप में, टॉर्च में। जो दांत का जो रोगी होता है वो दांत देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है, क्योंकि दांत जो है बड़ा दिखता है और उसको फिर वो शल्य क्रिया करने में उसे आसानी होती है। या कान गला रोग विशेषज्ञ जो होते हैं इसका उपयोग करते हैं सर्च लाइट में। और गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट भी किसका होता है, अवतल दर्पण का होता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं अवतल दर्पण का उपयोग से। सेविंग मिरर, सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण यूज होता है सौर भट्टी में, टॉर्च में, दंत रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट आदि में हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूँ, ये वस्तु को छोटा करके दिखाएगा। तो जो साइड मिरर होता है, गाड़ी जो चलाते हैं तो ये जो साइड मिरर होता है, ये साइड मिरर बड़ी गाड़ी आ रही हो तो इसको छोटा करके दिखा देता है, ताकि हम फिर इसे हम देख पाते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है। तो उत्तल दर्पण का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है यूज का, वो है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। और दर्पण में ज़्यादातर आपको इस्तेमाल किस चीज़ का देखने को मिल जाएगा, अवतल दर्पण का। ठीक है, सर्वाधिक यूज आपको देखेगा अवतल दर्पण का, लेकिन उत्तल दर्पण का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है साइड मिरर के रूप में जो हम इस्तेमाल करते हैं। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है, तो वाष्पन एक क्या है, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। वाष्पन क्या है, वाष्प क्या करता है, ऊष्मा को शोष लेता है, ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो इस प्रक्रिया में जो वाष्पित होने वाला द्रव है शरीर से ऊष्मा अवशोषित होता है, तो हमें ठंडक महसूस होता है। जो पसीना निकल रहा है, पंखा चल रहा है, पसीना जब निकलेगा तो इससे वाष्पन होगा, और वाष्पन क्या होता है, एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होता है। तो ये ऊष्मा शोषेगा तो इससे हमें ठंडक प्रदान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। रात के समय में आकाश में तारों का टिमटिमाना किससे संबंधित है, ये प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ा हुआ है। प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ा हुआ है। जब प्रकाश किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपने मार्ग से विचलित होगा। जैसे तारा बहुत ऊंचाई पर है और जैसे हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ से एक लेयर है वायुमंडल का, और एक लेयर से एक मंडल से दूसरे मंडल में प्रवेश करता है। तो इस तरह से जो इसका प्रत्यास्था जो है चेंज होता रहेगा। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश गुजरेगा तो अपने मार्ग से विचलित होगा, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। सूर्योदय से पहले भी सूर्य दिखाई देता है, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। ऐसा क्यों? ये अपवर्तन के कारण। जल से भरे पात्र में कांच का छड़ टेढ़ा दिखाई देता है। जैसे जल में आप कांच का कोई यहाँ पे एक छड़ डाल देंगे तो ये आपको टेढ़ा दिखाई देगा, क्योंकि माध्यम बदल गया। वायु माध्यम था और फिर बाद में ये जल माध्यम हो जा रहा है। तो जब माध्यम बदल गया है तो ये प्रकाश का विचलन होगा, तो प्रकाश के विचलन होने से जो छड़ है वो टेढ़ा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम ये अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया होता है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन क्या होता है? संलयन। दो हाइड्रोजन जब मिल जाएगा तो एक हीलियम का निर्माण करेगा। यही संलयन प्रक्रिया सूर्य में भी हो रहा है, इसी कारण इसमें विपुल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सेम चीज़ आपको अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया ये हाइड्रोजन बम में भी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है।
दाब अधिक हो जाएगा, दाब अधिक हो जाएगा तो उस तापमान पर ये उबलने लग जाएगा, खाना हमारा जल्दी पक जाएगा। यही चीज़ प्रेशर कुकर को ही, सेम प्रेशर कुकर को यदि हम पहाड़ी क्षेत्र पे लेकर चले जाएं तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, क्वथनांक कम हो जाएगा, इसके कारण ये हमारा खाना जो है लेट से पकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इसे खुला छोड़ देंगे रेफ्रिजरेटर को तो अब उसका जो ठंडा करने का क्षेत्र होगा और बढ़ जाएगा, मतलब कंप्रेसर को और ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा होगा। तो वर्कलोड जब होगा तो इससे क्या है, कंप्रेसर को अधिक एनर्जी जब कंज्यूम करेगा तो इससे क्या होगा, अधिक गर्मी या गैस का उत्सर्जन होगा और इस तरह से कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? जल स्तर नहीं बदलेगा, क्योंकि बर्फ का जो टुकड़ा है वो समान जो इसमें बीकर है उसमें भरा हुआ है और यही पिघल जाता है, तो हमारा जल स्तर में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो आयतन था वही रह गया। जब एक गिलास जिसमें जल था उसमें बर्फ़ डाला गया, तो जब बर्फ़ डाला गया था तो वो अपने समान आयतन के जल को विस्थापित कर चुका होगा, और जब ये पिघलेगा तो वही जल परिवर्तित होगा, जल में परिवर्तित होगा और आयतन क्या रहेगा, सेम ही रह जाएगा, अर्थात या बर्फ़ के भार के बराबर जल विस्थापित कर देगा। तो इस तरह से ये सेम ही रह जाएगा और जल स्तर में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वोल्टमीटर, विभवांतर ये दिया हुआ है, ये सही सुमेलित है। अमीटर, विद्युत धारा, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर, ये विद्युत वाहक बल, इसका यूज़ करते हैं, ये सही है। गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध, नहीं, ये प्रतिरोध के लिए हम ओम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब सही है। विभवांतर वोल्टमीटर, विद्युत धारा अमीटर, विद्युत वाहक बल पोटेंशियोमीटर और अमीटर विद्युत प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ये निर्वात में गिर रहे हैं तो किसी तरह का प्रतिरोध का सामना इन तीनों को नहीं करना पड़ रहा है, तीनों एक साथ गिरेंगे, एक समान ऊंचाई से गिर रहे हैं तो एक साथ गिरेंगे क्योंकि ये निर्वात में गिर रहे हैं। यदि हवा में मान लिया इन्हें खुले वायुमंडल में गिराना होता तब पंख लेट से पहुंचता, क्योंकि ये हल्का है और इसे हवा का प्रतिरोध का सामना करना पड़ता। ठीक है, तो यदि निर्वात में रहेगा तो तीनों एक साथ गिरेगा, क्योंकि निर्वात में क्या होगा, वायु का जो घर्षण होगा वो शून्य हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य होने के कारण वस्तु स्वतंत्र अवस्था में हमेशा गतिमान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? यह है प्रकाश का व्यातीकरण। प्रकाश का व्यातीकरण। प्रकाश का व्यातीकरण क्या होता है कि जब समान आवृत्ति के सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा तो जब समान आवृत्ति के दो या दो से अधिक प्रकाश तरंग किसी एक माध्यम से एक ही दिशा में, किसी एक माध्यम में एक ही दिशा में गमन करता है तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश तीव्रता में परिवर्तन देखने को मिलता है और इस घटना को प्रकाश का व्यातीकरण कहते हैं। जैसे होलोग्राम का रंगीन दिखाई देना या तितली के पैर जो होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं, तो ये सब व्यातीकरण के कारण ही संभव हो पाता है। ये समझ गए होंगे कि समय मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है और दो से अधिक प्रकाश तरंग एक ही माध्यम में एक ही दिशा में गमन कर रहा है तो एक दूसरे में ओवरलैपिंग होगा और इस ओवरलैपिंग के कारण ये कलरफुल दिखेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश का व्यातीकरण। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है?
सीमेंट का मुख्य घटक कौन है? चूना पत्थर। चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य घटक होता है। इसके अलावा सिलिका भी होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, ये सब भी होता है, लेकिन इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चूना पत्थर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं किसके कारण? तो ये द्रव्यमान संख्या में, द्रव्यमान संख्या में अलग होते हैं समस्थानिक। समस्थानिक किसको बोलते हैं? ऐसा तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा, मास नंबर भिन्न हो गया, परमाणु संख्या समान रहेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक कहेंगे। जैसे मान लिया हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का पहला जो समस्थानिक है H1N1, ये हो गया प्रोटियम इसको बोलते हैं, और H21 ये हो गया ड्यूटेरियम, H31 ये हो गया ट्राइटियम। तो देखिए परमाणु संख्या समान है 1 1 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो गया 1 2 3, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो गई। प्रोटॉन संख्या समान रहा, न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग हो गया, इसके कारण मास नंबर अलग अलग हो गया। तो मास नंबर अलग अलग हो जाने के कारण ये हमारा, इसको हम समस्थानिक बोलते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं, क्यों? द्रव्यमान संख्या अलग होने के कारण। अगला देखते हैं, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है वह कहलाता है त्रिक बिंदु। जहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस एक ही अवस्था में रह सकता है उसे हम बोलेंगे त्रिक बिंदु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो ये होगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। कैलामाइन जो है ये जिंक का अयस्क है। कैलामाइन किसका है? जिंक का अयस्क है। कैल्साइट ये कैल्शियम का है। गलेना ये लेड का है। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होगा? 7 से अधिक किसका मान होता है? क्षारीय विलयन का। जो कम होता है वो अम्लीय होता है, और जो मतलब 7 से कम और 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से कम और 7 से अधिक। 7 से कम होगा अम्लीय, 7 से अधिक होगा क्षारीय, और 7 जो होगा ये संतृप्त विलयन होगा, जल आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गोपालगंज। बिहार का जो लिंगानुपात है 2011 के हिसाब से वो है 918, लेकिन गोपालगंज में जो लिंगानुपात है वो 1021 है। 1021 है। सबसे कम जो लिंगानुपात है वो कहाँ है? 876 मुंगेर का। इसे याद रखिएगा, सबसे कम है 876 मुंगेर का, गोपालगंज 1021 और बिहार 918। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी 1913 ईस्वी में। 1913 बांकीपुर में बुलाया गया था पहली बैठक बिहार विधान परिषद के। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसके तहत विधान परिषद की स्थापना हुई थी। 1909 के तहत जो संशोधित था एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। 1912 में इसका संशोधन हुआ और 1913 ईस्वी में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई, मतलब स्थापित हो चुकी थी विधान परिषद उस समय तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो यह है 38 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 38 है। अब बिहार विधानसभा के कुल सदस्य संख्या कितनी है? 243 है। 243 में से 38 है एससी के लिए आरक्षित है और 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। तो एससी एसटी टोटल 40 सीट आरक्षित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 50% आरक्षण ये प्रदान किया गया था 2006 ईस्वी में, महिलाओं को 50% आरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? ये विभाजन हुआ था बिहार का कब? 2000 में, 15 नवंबर 2000। 18 जिला इसमें शामिल हुआ था झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है कौशल और उद्यमिता विकास पर। स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए 21-22 के लिए जो बजट पेश किया गया था उसमें एक नया मंत्रालय पर फोकस किया गया है, वो है कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय। इसमें क्या है, ITI और पॉलिटेक्निक संस्थान को इसमें समाहित किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? मानव विकास उप मिशन में कितने विभाग शामिल है? तो इसमें 7 हैं। मानव विकास उप मिशन में 7 विभाग शामिल हैं। कौन कौन? शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, SC ST कल्याण विभाग, OBC और EBC कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग। तो इस तरह से 7 विभाग शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? अटल सुरंग जो रोहतांग में है इसकी लंबाई कितनी है? यह है 9.02 किलोमीटर। 9.02 किलोमीटर। ये जो है सुरंग लेह से मनाली, अटल सुरंग लेह से मनाली और चंडीगढ़ को जोड़ता है। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग में से एक है और रोहतांग दर्रा के पश्चिम में एक पहाड़ को काटकर गुजारा गया है। क्योंकि अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था अगले एग्जाम में कि अटल सुरंग जो है ये तो है 9.02 किलोमीटर, लेकिन ये कहाँ पर है? रोहतांग के कौन से रोहतांग में है? तो ये पश्चिमी रोहतांग जो पहाड़ी क्षेत्र है, दर्रा है, वहाँ पर ये अवस्थित है, पश्चिमी रोहतांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया वर्ष 2017 ईस्वी में। 2017 ईस्वी में। और एकवट कमेटी जो थी वो रेलवे के लिए अलग बजट की शुरुआत किया था 1924 ईस्वी में। एकवट कमेटी थी जिसे 2017 में समाप्त कर दिया गया और रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिम सरकार का वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री थे लियाकत अली खां। हमने पहले भी पढ़ा था, लियाकत अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हू ने किया था। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जिन्हें बोलते हैं। पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना 1913 ईस्वी में किसने किया था? ये किया था सचिंद्र सन्याल ने 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? 1931 का गठन बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना किया था। कब? 1931 ईस्वी में। और 1934 ईस्वी में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है
कि समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना कब हुई, तो ये हो जाएगा 1934 ईस्वी, अंजुमन इस्लामिया में हुआ था। और समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और इसका गठन क्या था, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, जो औपचारिक स्थापना हुई 1934 ईस्वी में, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र देव। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और जयप्रकाश नारायण क्या थे, महासचिव थे। जयप्रकाश नारायण महासचिव थे। ठीक है, 1931, 1934 नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में। बताने की जरूरत नहीं है ये। शेरशाह का मकबरा जो है भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और इसका वास्तुकार कौन है, मीर मोहम्मद अलीवाल। मीर मोहम्मद अलीवाल यही डिजाइन किया था। ये अष्टकोणीय मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनेर में तो सफीउद्दीन अय्या मनेरी का मकबरा है। ठीक है, और पावापुरी महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ है। 527 ईस्वी में, लगभग 527 ईसा पूर्व, लगभग 72 वर्ष की उम्र में यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 1954 ईस्वी में SR राव ने इसकी खोज की थी। SR राव ने। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा राजस्थान में है। डाबरकोट ये आपको मिल जाएगा पाकिस्तान में, डाबरकोट। राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे। लोथल गुजरात आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल वंश का संस्थापक कौन है। चोल वंश का संस्थापक है विजयालय। 850 ईस्वी में स्थापित हुआ था। तंजावुर इसकी राजधानी थी। तंजावुर इसकी राजधानी थी। विजयालय जो है नरकेसरी की उपाधि धारण किया था, नरकेसरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईस्वी। कहाँ, राजगीर। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। शासन किसका था, अजातशत्रु का। 483, 383 में दूसरा, फिर 247 में तीसरा, पहला सदी में चौथा। राजगीर में हुआ था पहला, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र, चौथा हुआ था कुंडलगांव। महाकश्यप पहला में था, सभाकर्मी दूसरा में, मंगलपुत्र तीसरा में था और वसुमित्र घोष चौथा में था। और राजा कौन था, पहला का अजातशत्रु, दूसरा का कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, ये पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश हो जाएगा आंसर। ठीक है, इल्तुतमिश पूरा करवाया और बाद में जो चौथा मंजिल है वो बिजली गिर गया था तो टूट गया था, तो फिर उसको फिरोज तुगलक उसको बनवाया, 2 मंजिल और बनवाया वो। ठीक है, तो इस तरह से 5 मंजिल हो गया। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, हरिहर बुक्का। कब हुआ था, 1336 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का संगम वंश की स्थापना किया था तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासन के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। सर थॉमस रो आया था जहांगीर के समय में, सी हो जाएगा आंसर। कब आया था, ये 1616 ईस्वी में। अजमेर में सबसे पहले जहांगीर से मिला था ये 1616 में, सर थॉमस रो। और 1619 ईस्वी में इंग्लैंड लौटा था, 3 साल भारत में रहा था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है। आइन अकबरी लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। आइन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है और ये अकबरनामा का पाठ है। अकबरनामा का ये तीसरा भाग है। अकबरनामा का तीसरा भाग ही क्या है, आइन अकबरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ये लागू किया गया था मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ? मद्रास। ये इसमें नाम आता है मद्रास के बारामहल जो जिला है वहाँ पे अलेक्जेंडर रीड का नाम आता है, इसने लागू किया था। थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर बनने के बाद 1820 ईस्वी में इसको पूरे मद्रास में लागू कर दिया। ठीक है, उसके बाद बॉम्बे में भी एल्फिंस्टन इसको लागू किया था। इस तरह से मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग के कुछ इलाकों में ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा। मेनली आंसर इसका क्या हो जाएगा? मद्रास। सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र में लागू किया गया, बाकी बाद में थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो ये बी.डी. सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था 1857 के विद्रोह को, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना ही प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये आर.सी. मजूमदार ने बोला था। आर.सी. मजूमदार जी मजे ले रहे थे वीर सावरकर के स्टेटमेंट का कि ना ही पहला है, ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही ये राष्ट्रीय है। आर.सी. मजूमदार ने ये बोला था कि इसमें एक पुस्तक लिखा था उन्होंने, द सिपाही मिटूनी एंड द रिबिलियन ऑफ 1857, ये लिखा हुआ है आर.सी. मजूमदार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, 1917 ईस्वी में बनी थी। और भारतीय यदि पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू, 1925 ईस्वी, कानपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ा हुआ है? तो पट्टी सीमा जुड़ा हुआ है गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी। पट्टी सीमा किससे जुड़ा हुआ है? कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। तो ड्रमलिन जो है ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। शुरू से ही देखते हैं, एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। एस्कर जो है क्रूड बेडेड बजरी, ये सही है, और रेत की लकीरें हैं। ठीक है, ये जो हिमानी जो संरचना होती है उसमें ये चीज़ देखने को मिल लगता है। एस्कर इस तरह की संरचना होती है। ठीक है, तो एस्कर इसको बोलते हैं, ये बजरी और रेत की लकीर होती है, ये एस्कर इसको बोलते हैं, तो ये सही है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों में होती है, नहीं। अंडे की टोकरी एक टोपोग्राफी एस्कर में नहीं होता है, तो ये गलत लग रहा है। जबकि एस्कर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रियाओं से उत्पन्न होती है। हाँ, ड्रमलिन क्रियाओं से उत्पन्न होता है, एक जमा होता है ड्रमलिन। तो आंसर हो जाएगा 1 2 4। 1 2 4 हमारा आंसर सही है। तो लगता है पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन ये होता है, आपको मिल जाएगा झारखंड में। कहाँ? झरिया। लगभग 100 साल से ये दहन हो ही रहा है। झरिया में कोयला खदान की खोज 1890 ईस्वी में अंग्रेजों ने किया था, और 1916 ईस्वी में लगभग वहाँ पर आग की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो अभ्रक का भंडार आपको मिल जाएगा बिहार के गया जिले में। गया, नवादा में भी अभ्रक का भंडार आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम आपको मिल जाएगा पटना में। सोन और गंगा कहाँ मिलेगा? पटना में मिल जाएगा। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में है, मैकाल श्रृंखला अमरकंटक पर्वत से निकल कर आती है वो, कैमूर के पठार के दक्षिण में बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के पलामू और बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना जिला की पश्चिम सीमा बनाते हुए प्रवेश करेगी। ठीक है, और पटना से लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर में
मान लीजिए पटना है तो दानापुर में 16 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर हरदी छपरा गांव के पास ये मिल जाती है गंगा में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा पटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर कोयल सोनरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे मिलती हैं? ये आंसर हो जाएगा हमारा दामोदर कोयला सोनरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो निकलती है तो छोटा नागपुर पठार से। ये सारे दक्षिणी नदियां हैं, दामोदर कोयल और सोनरेखा। झारखंड की नदियां छोटा नागपुर पठार की नदियां हैं ये। ठीक है, जो यहाँ पर कोयल नदी है, कोयल नदी आपका छोटा नागपुर पठार से उद्गम है। कोयल नदी पलामू टाइगर रिजर्व से निकलती है। पलामू टाइगर रिजर्व जो है कोयल नदी पे है। ठीक है, यहाँ पर दो नदी होता है कोयल, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। सोनरेखा नदी ये छोटा नागपुर से निकलती है और यहाँ पे बहुत सारा जलप्रपात का भी निर्माण करती है सोनरेखा नदी। ये बरसाती नदी है बेसिकली, और ये इसका वाह बेसिन यदि देखें तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सोनरेखा पश्चिम बंगाल, ये गंगा हुगली में जाकर मिलती है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो पहला रामसर स्थल ये कांवर झील है, बेगूसराय। ये कौन सा रामसर था? ये भारत का 39वां रामसर है। ये भारत का 39वां रामसर है और बिहार का पहला, ये याद रखिएगा। 39 था कैमूर का, ये कांवर झील जो है बेगूसराय का 39वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल आपको गया में मिल जाएगा। ब्रह्मयोनी हिल गया में। गया में फल्गु नदी जानते हैं, रबर डैम काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? किस कृषि जलवायु क्षेत्र में? तो कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी में सबसे अधिक जिले हैं। उत्तरी पश्चिमी में आपको 13 जिला मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे कृषि जलवायु क्षेत्र देखें तो उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदान हो गया, और उत्तरी पूर्वी जलोढ़ मैदान, दक्षिणी पूर्वी जलोढ़ मैदान और दक्षिणी पश्चिमी जलोढ़ मैदान। इस तरह से हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे बिहार, इस तरह से कुछ बिहार है बना हुआ। तो उत्तरी पश्चिमी जो है कृषि क्षेत्र, इसमें सबसे अधिक 13 जिला है उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदान में। और इसी का जोन 2, उत्तरी पूर्वी जलोढ़ मैदान जोन 2 में आता है, और जोन 3 में आता है दक्षिण वाला जो है। ये जोन 3 जोन में बटा हुआ है कृषि क्षेत्र बिहार का। उत्तरी पश्चिमी कृषि जोन, उत्तरी पूर्वी कृषि जोन और दक्षिणी जोन। तो दक्षिणी जोन को जोन 3A और 3B में बांटते हैं। 3A में आ जाएगा, जैसे दक्षिणी पूर्वी जो है ये 3A में आएगा, और दक्षिणी पश्चिमी ये 3B में आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में आएगा? ये आएगा उत्तरी पश्चिमी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी एक विज्ञान है, किससे संबंधित है? ये पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। जियोडेसी क्या है? ज्यामितीय आकार जो है पृथ्वी का, उसके माप से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? महाद्वीपीय बहाव, ये वेगनर महोदय ने ये सिद्धांत दिया था। थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी किसने दिया था? वेगनर ने 1912 ईस्वी में। महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, इसने कहा था कि जो पूरा जो पृथ्वी था, वर्ल्ड है, ये 2 भाग में बटा हुआ था, पेंजिया और पेंथलासा। पेंजिया महाद्वीपीय क्षेत्र था, पेंथलासा महासागरीय क्षेत्र था। बाद में इसमें कई कारणों से डिवीजन हुआ था पेंजिया में, और फिर इसमें मूवमेंट देखने को मिला। यही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। और भारत जो है, तो उत्तरी भाग जो हो गया लॉरेंसिया हो गया, और दक्षिणी भाग हो गया गोंडवाना लैंड। तो भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो सुंडा ट्रेंच जावा द्वीप के समानांतर स्थित है, सुंडा ट्रेंच। अगला देखते हैं, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? एक प्रभावी कोरियोलिस बल किसके कारण होगा? पृथ्वी घूर्णन के कारण होगा कोरियोलिस बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भू सीमा नहीं है? मृत सागर के साथ
भू सीमा नहीं है किसका, लेबनान का। बाकी जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन का सीमा मिल जाएगा मृत सागर से। आप मैप में देखिएगा इसे, ठीक है। जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल फिलिस्तीन तो होगा ही एक साथ, और उसके साथ जॉर्डन भी है, लेबनान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तारित है, किसका खनिज है? इल्मेनाइट ये टाइटेनियम का खनिज है। इल्मेनाइट एक टाइटेनियम लौह ऑक्साइड खनिज है जिसका सूत्र क्या होता है? टाइटेनियम लौह ऑक्साइड है तो FeTiO3 हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल के तटीय भागों में। तमिलनाडु, उड़ीसा और केरल के तटीय भागों में टाइटेनियम का ऑक्साइड है, एक तरह का ये टाइटेनियम और लौह ऑक्साइड है इल्मेनाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय नदी, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। ये तुलना करने के लिए कहा जा रहा है, तो देख लेते हैं। अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी है, ये बारहमासी सही है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है, ये सही स्टेटमेंट है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी सही है, इस तरह से है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते पर अधिक क्षरण का कारण बनती है, नहीं, ये तो क्षरण नहीं कर पाती है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गंगा के मैदान को एक किस रूप में वर्णित किया जाता है? गंगा का मैदान को किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो ये इसे जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। पेडी प्लेन भी बोल सकते हैं इसको हालांकि, लेकिन यदि समग्र रूप से इसका आंसर देखें तो जियोसिंक्लाइन हो माना जाएगा। जियोसिंक्लाइन या भू अवनति इसको बोलते हैं। भू अवनति क्या है कि जो पृथ्वी के भूपटल पर पाए जाने वाला लंबा, संकरा और जो गर्त होता है, और इसमें दीर्घकाल में इसमें अवसाद जो होता है लगातार कंटिन्यूअस जमा होता रहेगा, तो मैदानी भाग या बलित पर्वत का निर्माण होगा। जैसे हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में भू समोन्नति सिद्धांत आता है, या जो गंगा का मैदान है उसकी उत्पत्ति में भी भू समोन्नति सिद्धांत देखने को मिलता है। तो इस तरह से जियोसिंक्लाइन इसको बोला जा सकता है। तो गंगा का मैदान जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। वर्णित किया गया है किसके रूप में? जियोसिंक्लाइन के रूप में। पेडी प्लेन क्या है? गंगा का मैदान ही पेडी प्लेन हो गया। तो पेडी प्लेन को किस रूप में वर्णित करेंगे? तो जियोसिंक्लाइन के रूप में करेंगे। क्वेश्चन ये होता था, ठीक है। तो इसी कारण पेडी प्लेन आंसर नहीं होगा। प्लेन तो गंगा मैदान को ही हम पेडी प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जियोसिंक्लाइन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो वुलर झील मीठे पानी की झील है, लोकटक झील मीठे पानी की झील है, सांबर ये नमकीन झील है, चिल्का भी नमकीन झील है। तो वुलर और लोकटक दोनों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि का ग्रह जो घनत्व है सबसे कम है। शनि को एक तरह से पानी पर तैराया जा सकता है, ठीक है। इसका घनत्व बहुत कम होता है, 0.069 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें आपको हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया ये सब मिल जाएगा। इसके कारण क्या है, ये इसका घनत्व काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनत्व सबसे ज़्यादा आपको किसका मिलेगा? पृथ्वी का घनत्व ज़्यादा है, डेंसिटी इसका ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ये विशेषता लौह अयस्क खान है चिड़िया में। पश्चिमी सिंहभूम में चिड़िया जो है, या चिड़ैया बोलते हैं इसे, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर सेल का खदान संचालित होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसे बोलते हैं, सेल। तो यहाँ पे सेल का आपको यहाँ पे खदान मिल जाएगा चिड़ैया में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो 67 का एग्ज़ाम हुआ था, कैंसल्ड एग्ज़ाम, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम 66, 65 इस तरह से हम कंटिन्यूअस लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और कमेंट बॉक्स में जो भी आपका क्वेरी हो सकता है या कुछ सजेशन हो सकता है, आप ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद।